मेरी पत्नी और मैं 6 साल से साथ हैं और लगभग 1 साल से शादीशुदा हैं। हमारा रिश्ता बहुत सामान्य रहा है और मैंने उसे कभी भी अजीबोगरीब हरकतें करते या कुछ भी असामान्य करते नहीं देखा। लिन एक दयालु, स्मार्ट और देखभाल करने वाली व्यक्ति है। वह हमेशा गंभीर रही है और आमतौर पर मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करती है या मुझे डराने की कोशिश नहीं करती है। उसे डरावनी फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हमने पहली बार डेटिंग शुरू की तो उसने मेरे साथ द शाइनिंग देखने की कोशिश की क्योंकि मुझे डरावनी फिल्में पसंद हैं, लेकिन वह इतनी डर गई कि हमें इसे खत्म होने से पहले ही रोकना पड़ा। वह किसी भी डरावनी चीज से बचती है और परेशानी में नहीं पड़ती, यह उसकी शैली नहीं है। इसलिए जब उसने इस बार अलग तरह से व्यवहार किया तो यह बहुत आश्चर्यजनक था, क्योंकि यह बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं था। मुझे यह भी बताना चाहिए कि उसे कभी भी कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या नहीं हुई है। फिर 3 दिन बाद कुछ और हुआ। बहुत देर हो चुकी थी, सुबह के करीब 2 बजे, और मैं पानी पीने के लिए उठा। जब मैं रसोई में खड़ा था, मुझे अचानक लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने नीचे देखा तो मैंने फर्श पर लिन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। मैंने चीख मारी और वह डर गई और जल्दी से अपने हाथों और घुटनों के बल रसोई से बाहर निकल गई, बहुत शोर मचाते हुए। मैं उसका पीछा करने के लिए बहुत हैरान था। थोड़ी देर बाद मैं ऊपर गया और जब मैं हमारे बेडरूम में पहुंचा तो लिन बिस्तर पर लेटी हुई थी, या तो सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी। लिन को अपनी भावनाओं और विचारों के साथ कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उसके परिवार में किसी को भी ऐसी समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि पिछले 6 सालों में मैंने इसके कुछ संकेत देखे हैं। कुछ महीने पहले मैं काम से पहले कॉफी बनाने में जल्दी में था और डंकिन डोनट्स पर रुक नहीं सका, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं। जब मैं सामने के दरवाजे की ओर भाग रहा था तो मैंने देखा कि लिन कोने से मेरी ओर देख रही थी। मैंने सिर्फ उसकी आंखें और उसके लंबे काले बालों का एक छोटा सा हिस्सा देखा। यह देखकर मैं इतना हैरान हो गया कि मेरी कॉफी लगभग गिर ही गई। मुझे यह अजीब लगा क्योंकि ऐसा व्यवहार करना उसके स्वभाव के अनुसार नहीं था, लेकिन मैंने यह भी देखा कि वह हाल ही में थोड़ी ज्यादा चंचल लग रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा कि मैं उससे प्यार करता हूं और उसे अजीब कहा, और जब मैं वहां से निकला तो मैंने उसकी हंसी सुनी। हालांकि यह थोड़ा असामान्य था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि यह कोई बड़ी बात है, इसलिए मैंने फिर से इसका जिक्र नहीं किया। कम से कम मैंने तो ऐसा ही दिखावा किया। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसों को देखता रहा ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि वह वास्तव में सो रही है। मुझे लग रहा था कि जैसे ही मैं बिस्तर पर जाऊंगा वह मुझ पर कूद पड़ेगी, लेकिन वह नहीं कूदी। मैं बिस्तर पर चढ़ गया और वह हिली भी नहीं। उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं और मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या मैंने यह सब सपना देखा था। अगली सुबह मैं उसके कॉफी पीने के लिए नीचे आने का इंतजार कर रहा था और उसे एक कप देने और उसके गाल पर चूमने के बाद मैंने उससे इसके बारे में पूछने का फैसला किया। तो कल रात क्या हुआ था? मैंने पूछा, उसे अपमानित या शर्मिंदा न करने के लिए अपनी आवाज को हल्का रखते हुए। उसने भौहें सिकोड़ी, अपने कॉफी कप पर अपना सिर हिलाया जैसे कि वह समझ नहीं पाई कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। तुम फिर से वहां से मुझे देख रहे थे, मैंने रसोई द्वीप के पास फर्श पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने मेरी निगाहों का अनुसरण किया और जब उसने मेरी ओर देखा तो वह जोर से हंसी। वह इतनी जोर से हंसी कि मैं खुद को रोक नहीं सका और हंस पड़ा। तुम कभी कभी मुझे डराते हो, तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा कहा था। एस ने खिलखिलाकर हंसते हुए अपना कप काउंटर पर रख दिया और अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। तुम मुझे हर समय डराते रहते हो। ठीक है, तो पहले तो यह थोड़ा अजीब था, लेकिन कुछ हफ्तों तक कुछ भी अजीब न होने के बाद मुझे बेहतर महसूस होने लगा। मैंने सोफे के पीछे देखना और खुद से यह कहना बंद कर दिया कि यह सिर्फ एक बुरी याद है।
लेकिन फिर कुछ दिन पहले चीजें फिर से बहुत डरावनी हो गईं। लिन अपने दोस्त के घर चली गई और मैं सोफे पर आराम कर रहा था, अपने लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। उस रात बाद में मैंने स्नान किया और जब मैं अपने बालों से साबुन धो रहा था तो मुझे अचानक लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं बहुत डर गया। लिन शॉवर के पर्दे के पीछे से मुझे देख रही थी। उसका सिर्फ सिर अंदर था और बाकी शरीर बाहर था। उसके लंबे काले बाल गीले थे और उसके चेहरे पर एक बड़ी डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह वाकई अजीब लग रही थी। मैं चिल्लाया और पीछे कूद गया, लेकिन उसने अपनी मुस्कान नहीं बदली। उसका मेकअप पूरी तरह से बिखरा हुआ था, उसके गालों से नीचे बह रहा था और वह वाकई उलझन में और परेशान लग रही थी। मैं वाकई डर गई थी। हम कुछ देर तक बिना कुछ कहे ऐसे ही रहे। फिर धीरे से उसने अपना सिर शॉवर से बाहर निकाला और मैं पर्दे के पीछे सिर्फ उसकी धुंधली आकृति देख पा रही थी। वह बाथरूम के दरवाजे की ओर वापस लौटी और जब दरवाजा जोर से बंद हुआ तो शीशा हिल गया। मैं फिर से चिल्लाई और दरवाजा बंद करने के लिए शॉवर से बाहर कूद गई। मैं 1 घंटे से ज्यादा समय तक बाथरूम में ही रही। शायद मैं कुछ लोगों की बातों पर ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही थी, लेकिन चाहे वह मजाक हो या न हो, मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। मैं बाथरूम में अंदर बाहर आते जाते अपने आप से यही कहती रही, दरवाजे पर सुनने की कोशिश करती रही। अचानक मैंने एक हल्की आवाज सुनी और दरवाजे पर अपना कान लगाया, लेकिन वह शांत था। अगर यह मजाक था तो यह बुरा मजाक था। मैंने चिल्लाकर कहा, ठीक है लिन, यह बहुत पुराना हो गया है, और उसके कुछ कहने का इंतजार किया, लेकिन मैंने सिर्फ एक धीमी आवाज और फिर सन्नाटा सुना। मैंने फिर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, बस मेरी अपनी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजे पर मुक्का मारा, उसे रुकने के लिए कहा। उम्मीद थी कि वह मुझ पर चिल्लाएगी क्योंकि मैंने पहले कभी उस पर अपनी आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ शॉवरहेड से टपकने वाली आवाज सुनाई दी। मैं दरवाजा खोलने और अपनी पत्नी को देखने से डर रहा था। मैंने दालान और सीढ़ियों को देखते हुए 30 मिनट और इंतजार किया। उम्मीद थी कि उसका सिर ऊपर उठेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं खड़ा हो गया, मेरा हाथ दरवाजे पर था, उसे खोलने के लिए तैयार हो रहा था। मैं कांपते हाथों से धीरे धीरे ताला खोलते हुए दरवाजा खोलने ही वाला था। तभी मैंने एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनी, जिससे मेरा पेट खराब हो गया। सब कुछ बहुत शांत हो गया, पहले से भी ज्यादा तेज। मैंने कोठरी की तरफ देखा और अपनी पत्नी को बाहर झांकते हुए देखा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ धीमी गति से हो रहा था। उसकी आंखों में बहुत बड़ा भाव था और उसके चेहरे पर एक अजीब बड़ी मुस्कान थी। मैं इतना डर गया था कि मैं चिल्ला भी नहीं सका। उसके हाथ उसकी छाती पर थे और उसका शरीर कांप रहा था, जैसे कि वह वाकई बहुत उत्साहित हो। फिर उसके मुंह से एक नरम अजीब सी आवाज आई और यह मेरे अंदर तक महसूस हुई। मुझे बहुत डर लगा और किसी तरह मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन मैंने किसी को पास आते नहीं सुना, जो एक राहत की बात थी। मुझे खुशी थी कि मैंने सामने का दरवाजा बंद नहीं किया था। मैं बहुत तेजी से घर से बाहर भागा, हालांकि मुझे इतनी तेजी से नहीं भागना चाहिए था। मैं पूरे समय कांप रहा था, शायद डर के कारण या सिर्फ इसलिए कि ठंड थी। मैंने कोट या जूते भी नहीं पहने थे, मैंने सिर्फ अपने बॉक्सर पहने हुए थे और मेरे बाल अभी भी गीले थे। मैं सीधे अपने भाई क्रिस के घर गया, जिसमें लगभग 40 मिनट लगे। मैंने अपने फोन पर सभी कॉल और संदेशों को अनदेखा कर दिया और क्रिस के घर पहुंचने पर ही फोन चेक किया। मैंने अपनी कार ड्राइववे में पार्क की। लिन ने मुझे 4 बार कॉल किया और बहुत सारे संदेश भेजे, जिसमें पूछा कि मैं कहाँ गया था और अचानक क्यों चला गया। मैं उस पर बहुत गुस्सा था कि उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया,
इसलिए मैंने अपना फोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया। मेरे भाई और उनकी पत्नी मुझे सिर्फ बॉक्सर पहने देखकर हैरान थे। मैं नहीं चाहता था कि लिन को लगे कि मैं अपनी पत्नी को मजाक के लिए छोड़कर बेवकूफी कर रहा हूं, भले ही यह मजाक करने के लिए ही क्यों न हो। मैं चाहता था कि वह ज्यादा आराम से रहे और मजे करे, लेकिन ऐसा करने का यह तरीका नहीं था। मैं सोफे पर झपकी लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मैं लिन के बारे में सोचता रहा। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो मैं उसका चेहरा मेरी ओर देखता हुआ देखता। यह जानकर अजीब लगा कि वह कोठरी में छिपी हुई थी। वह बाथरूम से बाहर भी नहीं आई, वह चुपचाप कोठरी में चली गई और मुझे चौंका दिया। मैंने सोफे पर सोने की कोशिश की, लेकिन मैं सो नहीं सका क्योंकि मैं अपने दिमाग में लिन का चेहरा देखता रहा। मुझे अजीब लगा क्योंकि मुझे याद आया कि वह पूरे समय कोठरी में छिपी हुई थी। बाथरूम से बाहर आने के बजाय वह चुपके से कोठरी में चली गई और मुझे धोखा देने के लिए बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। घर वापस जाने के बारे में सोचते ही मैं वास्तव में घबरा गया। मैं सो नहीं सका और इधर-उधर घूमता रहा। क्रिस ने मुझे नींद की गोली दी ताकि मैं आखिरकार आराम कर सकूं, लेकिन मेरे सपने डरावने थे क्योंकि मैं लिन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता रहा। मैं सूरज के साथ उठा और सोफे पर सोने से मेरा शरीर दर्द कर रहा था और मैं वास्तव में थका हुआ महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि मुझे लिन को फोन करना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। मैं तब तक घर नहीं जाना चाहता था जब तक वह यह वादा नहीं करती कि वह डरावना होना बंद कर देगी। मैं बस अपनी पत्नी को वापस चाहता था। वापस। उसका हमेशा की तरह गंभीर व्यक्तित्व मुझे कभी रास नहीं आया। मैं उसे बताने के लिए उसे फोन करने ही वाला था। तभी मुझे वह जानी पहचानी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं छत को घूर रहा था, मेरा दिल और गला धड़क रहा था। मैं दूर नहीं देखना चाहता था, लेकिन जितना मैंने इस अनुभूति को अनदेखा किया, यह उतनी ही बदतर होती गई। मेरी आंखें लगभग अनजाने में छत से हट गईं। उसका चेहरा सोफे के बगल वाली खिड़की से सटा हुआ था। उसी चमकदार मुस्कान के साथ मुझे घूर रही थी। वह लार टपका रही थी, कांच पर लार की 2 लंबी धारियां छोड़ रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह कब से वहां थी, लेकिन कुछ ने मुझे बताया कि वह लंबे समय से वहां थी, शायद पूरी रात। मैंने चिल्लाने की भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि मुझे डर था कि गुस्सा उस समय मेरे द्वारा महसूस किए जा रहे किसी भी डर को दबा देगा। मैं सोफे से कूद गया और अपने हाथ की हथेली से कांच को पटक दिया। लिन, क्या तुम पागल हो? मैंने उसे घर जाने के लिए कहा, लेकिन वह हिली नहीं। डरी हुई दिखने की बजाय उसका चेहरा और भी खुश लग रहा था, जैसे कि उसका दिन अब तक का सबसे अच्छा रहा हो। मैं क्रिस और उसकी पत्नी को ऊपर की मंजिल पर घूमते हुए सुन सकता था और ऐसा लग रहा था कि बाहर लिन भी उन्हें सुन सकती थी क्योंकि उसने अपना सिर उनकी दिशा में घुमाया और धीरे से अपना मुंह बंद कर लिया। क्रिस ने ऊपर से मेरा नाम चिल्लाया, चिंतित लग रहा था। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैंने उसे और उसकी पत्नी रेबेका को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। फ्लिन चला गया था और उसके वहां होने का एकमात्र सबूत कांच पर किसी चीज की 2 धारियां थी। मैंने क्रिस और रेबेका को यह बताने की कोशिश की कि मैं कैसे उठा और लिन को उनकी खिड़की से मुझे देखते हुए देखा, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, जो कि समझ में आता था। क्रिस और मैं खिड़की के सामने वाली जगह पर गए, लेकिन वहां मिट्टी में कोई पैरों के निशान नहीं थे, बस एक धुंधला रास्ता था जो ऐसा लग रहा था कि शायद किसी जानवर ने बनाया हो। क्रिस ने चौंक कर कहा, लेकिन मैंने बहस नहीं की। उसे और रेबेका को लगा कि मैंने सपना देखा होगा, लेकिन मैं आगे समझाने के लिए बहुत थक गया था। मैंने काम से छुट्टी लेने और खुद को बंद करने का फैसला किया। मैं फ्लिन से मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि उससे बात करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे लगने लगा था कि उसके साथ वाकई कुछ गड़बड़ है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता।
और चाहे उसने जो भी वादा किया हो, हम कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं आ सकते जैसे पहले थे। इससे मैं वाकई बहुत दुखी हो गई। दोपहर तक मुझे लगा कि मैं उससे आखिरी बार बात कर सकती हूं और उसकी बातें सुन सकती हूं। 6 साल तक साथ रहने के बाद मुझे लगा कि मैं उसका यह एहसानमंद हूं। जब मैंने अपना फोन चालू किया तो मैंने देखा कि उसने मुझे बहुत सारे संदेश भेजे थे, सभी एक चिंतित पत्नी के थे। उसने पूछा कि क्या हम बात कर सकते हैं। उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है और मुझसे विनती की कि मैं उसे वापस कॉल करूं क्योंकि वह वाकई बहुत चिंतित था। रेबेका ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे लगता है कि लिन के साथ मेरी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। उसने हमारे लिए दोपहर के भोजन के लिए सैंडविच बनाए और ऐसा लगा कि वह बिना ज्यादा दखल दिए इस पर चर्चा करना चाहती थी। मुझे यकीन नहीं था। ऐसा लगा कि लिन अब बिल्कुल अलग इंसान हो गई है। हालांकि मैं क्रिस और रेबेका के साथ अपनी सारी भावनाएं साझा नहीं करना चाहता था। रेबेका ने कहा कि लोग बदल सकते हैं, लेकिन अंदर से मुझे लगता था कि लिन अभी भी वही महिला है जिससे मैंने शादी की थी। शायद हमें बस बात करने की जरूरत थी, लेकिन मुझे चिंता थी कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उससे कहा कि मुझे अब लिन पर भरोसा नहीं है और यह वाकई दुखद था क्योंकि मैं उसे याद करता था और उससे प्यार करता था। लेकिन लगातार डर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। रेबेका ने जोर देकर कहा कि लिन वाकई बहुत परेशान होगी, लेकिन मुझे इस बारे में इतना यकीन नहीं था। मुझे लिन से बहुत सारे संदेश मिले जिसमें उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करती है और चाहती है कि मैं घर आ जाऊं, लेकिन ऐसा लगा कि उसके साथ वाकई कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर वह मुझे किताबों से मजेदार उद्धरण भेजती थी, बस साधारण चीजों के लिए, जैसे कि रोटी उठाना। आपको लगता होगा कि उसके अजीब अनुभवों के बाद उसके पास बात करने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। मुझे पता है कि यह कुछ लोगों को मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन अगर आपने देखा कि लिन मुझे कैसे देखती है, एक जंगली जानवर की तरह, या वह मुझे कोठरी के अंदर से कैसे देखती है, तो आप समझ जाएंगे कि मुझे क्यों डर लग रहा था। मैं अपने दोस्तों क्रिस और रेबेका के घर पर एक और रात रुका और मुझे राहत मिली कि जब मैं उठा तो मैंने खिड़की पर लिन का चेहरा नहीं देखा। ठीक है, वह निश्चित रूप से मुझे वैसी ही लगती है। मैंने उसे कभी इतना परेशान नहीं देखा। रेबेका ने उदास होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, जो उस लिन से बिल्कुल अलग था जिसे मैं जानता था। उसने जो कहा उसे वास्तव में समझने में मुझे पूरा 1 मिनट लगा, और जब यह समझ में आया तो मुझे लगा कि मेरी त्वचा डर से गर्म हो गई है। रुको, 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 तुम्हारा क्या मतलब है? उसे देखो। क्या तुमने लिन को देखा है? मैंने पूछा। मेरा मुंह अचानक सूख गया। रेबेका ने सहजता से सिर हिलाया, जैसे कि यह तथ्य किसी बुरे सपने के लिए ईंधन था। शायद यह उसके लिए नहीं था। हाँ, वह आज सुबह आई थी, क्रिस के काम पर जाने के ठीक बाद, उसने कहा, टेबल से प्लेटें साफ करते हुए। हालांकि मैंने आपकी कार नहीं देखी, हो सकता है कि उसने सीधे उबर या कुछ और ले लिया हो। उसने क्या कहा? मुझे लिन से लगातार संदेश मिल रहे थे कि वह मुझसे प्यार करती है और चाहती है कि मैं घर आ जाऊं। लेकिन कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, जैसे वह अजीब व्यवहार कर रही थी, लगभग किसी डरावनी कहानी के पात्र की तरह। आमतौर पर वह मुझे ब्रेड लेने के बारे में मजेदार संदेश भेजती थी, लेकिन अब चीजें अलग लग रही थी। आपको लग सकता है कि मैं बेवकूफी कर रहा हूं, लेकिन अगर आप देख सकते कि लिन मेरी तरफ कैसे देखती है और कैसे व्यवहार करती है, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों डरा हुआ था। मैं अपने दोस्तों क्रिस और रेबेका के साथ एक और रात रुका और मुझे खुशी हुई कि जब मैं उठा तो मैंने खिड़की से लिन का चेहरा नहीं देखा। मैं किसी से मदद नहीं मांगना चाहता था क्योंकि यह सही नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे इस बात की चिंता थी कि क्या लिन के साथ मेरी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। रेबेका ने हमारे लिए दोपहर का भोजन बनाया और बिना ज्यादा दखल दिए मुझसे इस बारे में बात करने की कोशिश की।
मैंने उससे कहा कि लिन अब एक अलग व्यक्ति की तरह लग रही है। मैं उन सभी अजीब चीजों को साझा करने के लिए तैयार नहीं था जिनसे मैं जूझ रहा था। रेबेका ने कहा कि लोग बदल सकते हैं, लेकिन लिन अभी भी वही महिला है जिससे मैंने शादी की थी और शायद हमें बस बात करने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगा कि अब यह बहुत दूर की बात हो गई है और मुझे अब उस पर भरोसा नहीं रहा। यह कहते हुए दुख हुआ क्योंकि मैं लिन को याद करता था और उससे प्यार करता था, लेकिन डर में जीना अच्छा जीवन नहीं लगता था। रेबेका ने कहा कि लिन वाकई बहुत दुखी होगी, लेकिन मुझे इस बारे में इतना यकीन नहीं था। ठीक है, वह मुझे बिल्कुल वैसी ही लगती है। मैंने उसे कभी इतना परेशान नहीं देखा। रेबेका ने दुख से अपना सिर हिलाते हुए कहा, जो उस लिन से बिल्कुल अलग था जिसे मैं जानता था। उसने जो कहा उसे समझने में मुझे पूरा 1 मिनट लगा और जब वह समझ गई तो मुझे लगा कि मेरी त्वचा डर से गर्म हो गई है। रुको, 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 तुम्हारा क्या मतलब है? उसे देखो। क्या तुमने लिन को देखा है? मैंने पूछा। मेरा मुंह अचानक सूख गया। रेबेका ने बेपरवाही से सिर हिलाया जैसे कि यह तथ्य दुःस्वप्न का ईंधन हो। शायद यह उसकी गलती नहीं थी। हाँ, वह आज सुबह क्रिस के काम पर जाने के ठीक बाद आई थी। उसने टेबल से बर्तन साफ करते हुए कहा। मैंने तुम्हारी कार नहीं देखी। शायद उसने उबर या कुछ और लिया हो। उसने क्या कहा? मैंने पूछा कि क्या वह अंदर आई है और मुझे घबराहट महसूस हुई। मैंने इधर उधर देखा जैसे मैं कोनों में छिपी किसी चीज की तलाश कर रहा था। फिर मुझे याद आया कि उसने अभी अभी पूछा था कि क्या मैं जाग रहा हूं, और मैंने उससे कहा कि मैं नहीं जाग रहा हूं। मैंने पूछा कि क्या वह चाहती है कि मैं तुम्हें जगा दूं, लेकिन उसने कहा नहीं, वह चाहती है कि तुम सोते रहो। उसने बस इतना ही कहा। मैंने देखा कि वह बहुत थकी हुई लग रही थी, जैसे वह बहुत दिनों से सोई नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे बुला लेना चाहिए। मैं टेबल से उठा और रेबेका को लंच के लिए धन्यवाद कहा। मुझे यह जानकर थोड़ा अच्छा लगा कि वह अंदर नहीं आई है। फिर भी मुझे यह जांचने की जरूरत थी कि दरवाजे बंद हैं या नहीं। मैं कुछ देर बैठा रहा और यह सोचने लगा कि आगे क्या करना है। मैं घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अगर लिन वाकई बीमार थी तो मुझे उसकी मदद करने का कोई तरीका ढूंढना था। मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरू करूं। मैं पुलिस को नहीं बुलाना चाहता था क्योंकि मैं उन्हें यह नहीं बताना चाहता था कि मेरी पत्नी अजीब व्यवहार कर रही थी। हालांकि वह अजीब व्यवहार कर रही थी, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया था। पुलिस को लग सकता है कि मैं जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा हूं, लेकिन यह मजाक जैसा नहीं लगा। यह गंभीर लगा, जैसे उसकी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा हुआ था। मुझे पता था कि मैं उसे अस्पताल ले जा सकता हूं, लेकिन क्या होगा अगर वह दूसरे लोगों के आसपास होने पर सामान्य व्यवहार करे? उसने रेबेका को यह सोचने के लिए धोखा दिया था कि वह सिर्फ एक चिंतित पत्नी है। जब तक डॉक्टरों को यह नहीं लगता कि वह खतरनाक है, उन्हें 3 दिनों के बाद उसे जाने देना होगा। मैं भ्रमित और अभिभूत महसूस कर रहा था। लिन की मां, मैरियन और मैं कभी भी अच्छे से नहीं मिल पाए। हम लड़ते नहीं थे, लेकिन वह बहुत मिलनसार नहीं थी और उसके साथ जुड़ना मुश्किल था। वह शायद ही कभी मुस्कुराती थी, और जब वह मुस्कुराती थी तो यह एक तंग मुस्कुराहट की तरह लगता था और उसकी आंखें खाली दिखती थीं। वह हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहती थी। मैं उससे सिर्फ 2 बार मिला था और दोनों बार जल्दी ही। लिन हमेशा हमें जल्दी से बाहर निकाल देती थी ताकि मैं असहज महसूस न करूं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। उसकी मां के आसपास रहना वाकई मुश्किल लगता था, जैसे टूटे हुए कांच पर चलना। जब हम बहुत दूर चले गए और हमें उसे अक्सर नहीं देखना पड़ा, तो मुझे राहत मिली। मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे मदद की जरूरत थी और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना था जो लिन को मुझसे बेहतर जानता हो। इसलिए
मैंने गहरी सांस ली और वही किया जो मुझे करना था। मुझे करना ही था। हाँ, उसने चिढ़ाते हुए उत्तर दिया। मैरियन, यह मैं हूं। बेन, मुझे बात करने के लिए 1 मिनट चाहिए? मैंने पूछा। मैंने उसे चिढ़कर अपनी जीभ चटकाते हुए सुना। मैं सिर्फ चेक लिख रहा हूं, लेकिन अगर तुम जोर दो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें 1 मिनट दे सकता हूं। तुम क्या चर्चा करना चाहते हो, बेंजामिन? हाँ, धन्यवाद। यह लिन है। वह अजीब व्यवहार कर रही है। मैंने उसे पहले ही रोक दिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता चल जाए कि कुछ हो रहा है। हाँ, मुझे तुम्हारी बकवास समझ में नहीं आ रही है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो, बेंजामिन? उसने पूछा, और मैं उसे हल्के स्वेटर और स्लैक्स में बेसब्री से अपने नाखूनों को मेज पर गड़ाए हुए खड़ी हुई कल्पना कर सकता हूं। हाँ, मैं जानना चाहता था कि क्या तुमने कभी कोई अजीब व्यवहार या मानसिक समस्याएं देखी हैं? मैंने पूछा। वहां एक लंबी, अजीब सी खामोशी थी। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सिर्फ सोच रही थी या कुछ कर रही थी। अंत में कुछ सेकंड के बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारा मजाक है, बेंजामिन, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए मजेदार है। अब, जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे अपने काम पर वापस जाना है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो, उसने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह मुझे दूर भगाती, मैंने उसे बीच में रोक दिया। ठीक है, मैरियन, ठीक है, यह कोई मजाक नहीं है। मैं वास्तव में तुम्हारी बेटी की मानसिक स्थिति के बारे में चिंतित हूं। ठीक है, उसका व्यवहार हाल ही में बहुत अजीब रहा है। मैं उसके बारे में बहुत चिंतित थी और मुझे पता था कि उसकी मां होने के नाते तुम्हें भी चिंता होगी। मैंने कहा, मेरी निराशा स्पष्ट है। अगर तुम वास्तव में चिंतित हो तो मेरा सुझाव है कि तुम चिकित्सा सलाह लो। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो, उसने कहा। मैं बता सकती थी कि वह कुछ सेकंड में फोन काटने वाली थी और किसी कारण से मैं नहीं चाहती थी कि वह फोन काटे। मुझे लगता है कि वह जितना बता रही थी उससे कहीं ज्यादा जानती थी। मैरियन, कृपया, अगर मेरे लिए नहीं, लिन के लिए करो। मैंने कोशिश की। मैंने सांस लेने में हल्की सी कंपकंपी सुनी, जैसे कि तुम उससे निपटने की कोशिश कर रहे हो अपने दबंग व्यक्तित्व के कारण और सफल न होने के कारण। मैरियन, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? मैंने बेंजामिन से कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या कहना है और मेरे पास जो सबसे अच्छी सलाह थी वह यह थी कि किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो वास्तव में मदद करना जानता हो। फिर उसने उससे कहा कि वह फिर से फोन न करे और अलविदा कह दिया। मैंने कॉल के बारे में सोचा और सोचा कि वह मदद क्यों नहीं करेगी। भले ही वह मुझे पसंद न करती हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह अपनी बेटी की मदद क्यों नहीं करना चाहती। मैं याद करने की कोशिश करती रही कि उसने क्या कहा था, थोड़ा निराश महसूस कर रही थी। अंत में मुझे उसके आखिरी शब्द याद आए, पेशेवर मदद ले। उसने इसे इस तरह से कहा कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण लग रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसका क्या मतलब था। हम आज सुबह नाश्ते के तुरंत बाद वहां गए। मैं रात में वहां जाने से बहुत डरता। जब हम ड्राइववे पर पहुंचे तो मुझे घबराहट महसूस हुई। क्रिस की कार वहां नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं सतर्क रहा। सामने का दरवाजा थोड़ा खुला था और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने दरारों से किसी को मेरी ओर देखते हुए देखा है। मैं कांप रहा था और पसीना बह रहा था, लेकिन क्रिस ठीक लग रहा था। वह मेरे दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहा था, वहां खड़ा था जैसे कि यह एक सामान्य दिन हो। मैं चाहता था कि मैं भी उतना ही शांत रहूं जितना वह था। जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे एक भयानक गंध आई। क्रिस ने भी इसे महसूस किया और अजीब सा चेहरा बनाते हुए पूछा कि वे फर्श को साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। मैंने उसे चुप रहने के लिए कहा क्योंकि मैं लिन के किसी भी संकेत के लिए चारों ओर देख रहा था।
हमने हर कमरे की सावधानीपूर्वक जांच की, यह देखते हुए कि वह कहाँ छिपी हो सकती है और कभी-कभी उसका नाम पुकारते हुए। क्रिस ने मुझसे पूछा कि मैं सोफे के नीचे क्यों जांच कर रहा हूं। क्रिस ने मुझसे पूछा कि क्या हम मेरी पत्नी की तलाश कर रहे हैं, और उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं मूर्खता कर रहा हूं। मैंने सुझाव दिया कि हम चुपचाप ऊपर जाएं। वह वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह मेरे साथ आया। जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मेरे जूते सीढ़ियों पर लगे कांच के कुछ टुकड़ों में फंस गए। मैंने यह भी देखा कि दीवार पर टंगी लिन और मेरी एक तस्वीर टूट गई थी। उसका फ्रेम पूरी तरह से बिखरा हुआ था। क्रिस ने मेरी पत्नी के नेत्र गोलक इकट्ठा करने के अजीब शौक के बारे में मजाक किया और फिर उसने कहा कि हमें चले जाना चाहिए। मैं सहमत हो गया, अपना बैग उठाया और कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया, जो एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। जैसे ही मैं दालान में गया, मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आप से सोचा कि उसे सिर्फ मदद की जरूरत नहीं है, उसे कुछ ज्यादा मजबूत चीज की जरूरत है। क्रिस ने पूछा कि क्या मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुझे बहुत डर लगा और मैं हिल नहीं पाया। शब्द मेरे गले में अटक गए और मैं देख सकता था कि मेरी आंखें बड़ी हो रही हैं। मैंने उससे नहीं पूछा कि क्यों, लेकिन मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, हालांकि मुझे नहीं लगा कि यह कोठरी में रखी आंखें हैं। मैंने धीरे से कमरे में चारों ओर देखा। बिस्तर के नीचे, जहां मेरी पत्नी आमतौर पर सोती थी, वहां ठंड लग रही थी। वहां वह थी, क्रिसमस की सुबह, एक बच्चे की तरह, एक बड़ी, खुश मुस्कान के साथ हमें देख रही थी। उसने अपने हाथों को अपनी ठुड्डी के नीचे जोड़ा हुआ था और वे कांप रहे थे क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी कि हमने उसे पा लिया। उसने छोटी छोटी हिचकी की आवाजें निकाली, जैसे वह बहुत रोमांचित थी। यह वास्तव में परेशान करने वाला था। उसकी आंखें बड़ी थीं और उसकी मुस्कान बहुत बड़ी थी। मेरे अंदर का सब कुछ भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं भागा। यह मेरी पत्नी थी, चाहे वह कितनी भी अजीब क्यों न हो, और मैं अब भी उससे प्यार करता था। मुझे पता था कि मुझे उसकी मदद करनी होगी, लिन। मैंने धीरे से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपना सिर 2 बार तेजी से आगे पीछे हिलाया, जैसे कि वह अपना सिर हिला रही हो। देखो, प्रिय, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, ठीक है? क्या तुम मुझे जाने दोगी? मैंने पूछा। मैं उसके करीब एक कदम बढ़ा, जैसे कि वह किसी खतरनाक जानवर की तरह मेरी ओर बढ़ रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लिन। मैंने फुसफुसाते हुए कहा। एक और कदम और करीब आ गया। उसने अपना मुंह खोला और एक हल्की कराह निकाली। मुझे भागने की इच्छा से लड़ना पड़ा। उसके कंधे कांप रहे थे और उसकी आंखें चौड़ी थीं। मैं नीचे झुका ताकि मैं उसे बेहतर तरीके से देख सकूं। मैंने तुरंत खून देखा। उसके हाथ खून से लथपथ थे। जैसे जैसे वह करीब आई, उसके हाथ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को मुश्किल से नियंत्रित कर पा रही थी। तुमने वह बच्चे जैसी आवाज कब सुनी? तुम्हें चोट लगी है? हाँ, मुझे लगी है। उसने फिर से अपना सिर हिलाया। उसकी उंगलियां खून से लथपथ थीं। वह एक पियानो बजाने का नाटक कर रही थी जो वहां था ही नहीं। कभी-कभी उसकी उंगलियां उसकी ठुड्डी को छूती थीं, जिससे उसकी त्वचा पर लाल निशान पड़ जाते थे। मुझे लगा कि मैं दूर हट जाना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत घिनौना था। उसकी बदबू बहुत बुरी थी और मुझे लगा कि मैं उल्टी कर दूंगा। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे और खून बह रहा था। मुझे पता था कि वह खुद नहीं उठ सकती, लेकिन मैं उसे ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैं उसके करीब गया और मुझे उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने धीरे से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपना सिर 2 बार तेजी से आगे पीछे हिलाया, मानो अपना सिर हिला रही हो। देखो, प्रिय, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, ठीक है? क्या तुम मुझे जाने दोगी? मैंने पूछा।
मैं उसके करीब एक कदम बढ़ा, मानो वह किसी खतरनाक जानवर की तरह मेरी तरफ बढ़ रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लिन, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। एक और कदम और करीब आ गया। उसने अपना मुंह खोला और एक हल्की कराह निकाली। मुझे भागने की इच्छा से लड़ना पड़ा। उसके कंधे कांप रहे थे और उसकी आंखें चौड़ी थीं। मैं नीचे झुका ताकि मैं उसे बेहतर तरीके से देख सकूं। मैंने तुरंत खून देखा। उसके हाथ खून से लथपथ थे। जैसे जैसे वह करीब आई, उसके हाथ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को मुश्किल से नियंत्रित कर पा रही हो। तुमने वह बच्चे जैसी आवाज कब सुनी? तुम्हें चोट लगी है? हाँ, मुझे लगी है। उसने फिर से अपना सिर हिलाया। उसकी उंगलियां खून से लथपथ थीं, एक पियानो बजाने का नाटक कर रही थी जो वहां था ही नहीं। कभी कभी उसकी उंगलियां उसकी ठुड्डी को छू जाती थीं, जिससे उसकी त्वचा पर लाल धब्बे पड़ जाते थे। मैं दूर हटना चाहता था क्योंकि यह बहुत घिनौना लग रहा था। बदबू बहुत भयानक थी और मुझे लगा कि मैं उल्टी कर सकता हूं। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे और खून बह रहा था। मुझे पता था कि वह खुद से उठ नहीं सकती, लेकिन मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैं उसके करीब गया। जैसे ही मैं उठा, मुझे उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आने लगी और उसके हाथ ऐसे हिल रहे थे जैसे वे खेल रहे हों। फिर मैंने देखा कि उसकी उंगलियों से खून टपक रहा है। ओह नहीं, तुम्हारा खून बह रहा है, मैंने कहा। मैंने सहज रूप से उसका हाथ थाम लिया, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे छू पाता, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। अचानक मुझे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा और देखा कि खून कालीन पर टपक रहा है। मैं चौंक गया और देखा कि वह पागलों की तरह मुस्कुरा रही है। उसकी उंगलियों में कांच का एक बड़ा टुकड़ा है। क्या तुम वहां हो? क्रिस ने पीछे से मुझसे कुछ पूछा। मैंने अपना सिर थोड़ा घुमाया और जब मैंने देखा कि उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा है, तो मैंने सिर हिलाया। जब मैं लिन को देखने के लिए पीछे मुड़ा, तो मैंने देखा कि वह अब मेरी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। वह अब मुस्कुरा नहीं रही थी। इसके बजाय वह क्रिस को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई भूखा शेर अपने खाने को देखता है, और उसका मुंह अभी भी खुला था, लेकिन अब वह गुस्से में दिख रहा था। मैंने अपना खाना उठाया और वापस हॉलवे की ओर चलने लगा। क्रिस से नजरें हटाने में डर लग रहा था। क्या तुम्हें चोट लगी है? मैंने पूछा। क्रिस ने पूछा। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, लिन जल्दी से बिस्तर के नीचे से रेंगने लगी। गिलास अभी भी उसके हाथ में था। क्रिस, भागो, मैंने कहा। वह हिलने से बहुत डर गया होगा क्योंकि एक सेकंड बाद मुझे लगा कि मेरी पीठ उससे टकरा रही है। वह अभी भी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था, मेरी पत्नी लिन को बिस्तर के नीचे से रेंगते हुए पूरी तरह से सुरक्षित और बेडरूम के दरवाजे पर खड़े देखकर भयभीत था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसका पूरा शरीर स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त था। खून उसकी उंगलियों से बहकर फर्श पर गिर रहा था। हे भगवान, लिन, क्रिस ने कहा, क्या तुम लुकाछिपी खेल रही हो? मैंने मुड़कर क्रिस को सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए धक्का दिया। चलो, क्रिस, मैंने जल्दी से लेकिन दृढ़ता से कहा। लिन बहुत इधर उधर घूम रही थी और बहुत मुस्कुरा रही थी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे देखकर खुश हो। मैंने क्रिस को थोड़ी प्रार्थना करते हुए सुना और फिर वह सीढ़ियों से नीचे भाग गया। मैं उलझन में था क्योंकि मुझे सीढ़ियों के ऊपर खड़ी महिला की परवाह थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में मदद की जरूरत है। मैंने उससे कहा कि मैं बस उसकी मदद करना चाहता था। उसने मेरी तरफ देखा और एक गिलास उठाया, फिर एक बड़ी, अजीब मुस्कान के साथ मेरी तरफ चलने लगी। मेरे शरीर ने तय कर लिया था कि अब भागने का समय है, इसलिए मैं सीढ़ियों से नीचे कूद गया, एक बार में कुछ कदम कूदते हुए। मैं सामने के दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन तभी लिन मेरी पीठ पर कूद गया।
मेरी गर्दन को जकड़ लिया और अजीब सी आवाजें निकालने लगा। मैंने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे मेरी पीठ में चोट लग गई, लेकिन मैंने सामने का दरवाजा खोला और अपनी कार की तरफ भागा। क्रिस बाहर पुलिस को बुला रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी कार में बैठ गया और क्रिस पुलिस से बात करते हुए मेरे साथ अंदर कूद गया। उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे और घर की जांच करने के लिए वापस चले गए, लेकिन लिन जा चुकी थी। उन्होंने मुझे कुछ समय के लिए किसी और के साथ रहने और निरोधक आदेश लेने के लिए कहा, लेकिन मुझे उस समय इसकी परवाह नहीं थी। मुझे लगा कि मुझे लिन से दूर जाने की जरूरत है, इसलिए मैंने क्रिस को घर पर छोड़ दिया और दूर एक मोटल में चला गया। मैं उससे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था। मैंने सोचा कि शायद पुलिस उसे ढूंढ लेगी और उसकी मदद करेगी, लेकिन तभी मुझे एक अज्ञात नंबर से संदेश मिला जिसमें सिर्फ 3 शब्द थे। मैंने तुम्हें ढूंढा और एक तस्वीर भेजी। यह कुछ धुंधली थी और देखना मुश्किल था, लेकिन मैंने अपनी पत्नी की आंख को तुरंत पहचान लिया। जैसे ही मैंने इसे देखा, मैंने यह लिखना शुरू कर दिया। मैं वाकई डरा हुआ और अकेला महसूस कर रहा हूं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। नमस्ते। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। मैं अपने सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरी मदद की। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं और मेरी नई कहानियां सबसे पहले सुनना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मीठे सपने देखें।